अच्छा बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट। और सबसे पहले हम देखते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान चेंज करना चाहता है लेकिन चाह कर भी नहीं कर सकता। मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ जी जनाब, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर करना चाहते हो लेकिन नहीं हो सकती। तो फिर इसी तरह कहते हैं कि चलो ठीक है यार, जो सिस्टम है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करे। अच्छा बच्चों, अभी सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और उसके बाद क्या होगा, एक तरह का क्रोनिक हाइपरटेंशन। ठीक है। उसके बाद आपने हम देखेंगे प्री इक्लेम्पसिया क्या होता है, इक्लेम्पसिया क्या होता है। वन बी वन करके एक एक चीज को इंशाल्लाह फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो डिस्कस करेंगे वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है। देखिए बच्चों, जब भी लफ्ज ये आ जाए कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो आपने कहना है कि ये फीमेल जो होगी ना, इसको जिंदगी में कभी भी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। ये फीमेल सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रेजेंट करतेगी जब इसकी मोर देन 20 वीक्स जिस्टेशन है। तो आपने क्या कहना है कि ये कब प्रेजेंट करती है? जब इसके अंदर एक तरह का मोर देन 20 वीक्स जो जिस्टेशन के साथ ये प्रेजेंट करती है। और मोर देन 20 वीक्स के ऊपर जाकर जिस्टेशन के ऊपर इसको क्या होता है, एक तरह का हाइपरटेंशन अगर होना शुरू हो जाए। क्या आप कहते हो? यार आवाज आ रही है क्योंकि मेरा टैब मोबाइल से जो है ना वो बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो। ओके ओके ओके। अब देखें, सबसे पहले हमने ओके 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 यार, वो नेट का इशू मोबाइल के ऊपर जिधर मैं देख रहा होता हूँ ना मैसेज वगैरह आप लोगों के, तो उधर का नेट चला गया था, तो इस वजह से मुझे दोबारा इधर आना पड़ेगा। तो देखें बच्चों, सबसे पहले अभी हमने अच्छा यार, मैं दोबारा इधर ज्वाइन किया है। यार इसमें ना नेट का इशू चल रहा है, पता नहीं क्यों किर्गिस्तान के अंदर भी आजकल जो नेट है ना वो अल्लाह हाफिज ही है। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, आपका एक तरह का जिस्टेशनल हाइपरटेंशन था। Recording in progress. तो जिस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर आपने ये कहना है कि ये वो
हाइपरटेंशन होता है जिसके अंदर फीमेल आपके पास प्रेजेंट करती है और उसके अंदर ये है कि एग्जामिनर ये कहेगा कि इस बंदे को कुछ भी मसला, बंदी को पहले कोई मसला नहीं था, इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा है जब ये एक तरह की प्रेग्नेंट हुई है। और ये फीमेल को प्रेगनेंसी के अंदर किस जेस्टेशनल एज के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला बनता है, जब ये फीमेल मोर देन 20 वीक्स के अंदर जाती है। तो आपने कहना है कि अगर कोई भी फीमेल आपके पास प्रेजेंट करती है विद मोर देन 20 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर ब्लड प्रेशर का मसला हो, तो इसको आप ये कहते होते हो बच्चों कि ये पेशेंट आपका एक तरह का जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने ये बताया कि ये कौन सा होगा, एक तरह का जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का होगा। ये बात को आप दूसरों से डिफरेंशिएट किस तरह करते हो, आपने ये कहना होता है कि एक होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर आपने ये कहना है कि इसके अंदर जो फीमेल होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 वीक से पहले का ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, बल्कि इससे पहले का होगा। मतलब ये कहेंगे कि एक फीमेल है जिसको ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, ठीक है, और अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और प्रेगनेंसी के अंदर भी जनाब उसको एक तरह का मसला उसका होना शुरू हो गया। या तो क्या करेगा, एक तरह का बिफोर प्रेगनेंसी से ब्लड प्रेशर का मसला है, बिफोर प्रेगनेंसी से आपने कहना ब्लड प्रेशर का मसला है, या वो एग्जामिनर इस तरह मेंशन करेगा कि एक फीमेल आपके पास आती है जिसके अंदर ये कहते हैं कि बिफोर 20 वीक ऑफ gestation, बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर अगर हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने कहना है कि ये आपका कोई पुराना मसला चल रहा है और इसको आप क्या कहते होते हैं, एक तरह का आपने कहना इसको हम क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखें, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और क्रोनिक हाइपरटेंशन दोनों के अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, आपने ये कहना है कि दोनों के अंदर कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी यूरिन के अंदर प्रोटीन्स नहीं जाएंगी। सिंपल सी बात है कि आपने कहना होता है कि एक तरह का कुछ भी एक तरह का ये हम नहीं देखते होते। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है, जेस्टेशनल फीमेल नॉर्मल होती है, कोई मसला नहीं होता है। जैसे उसको प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के तकरीबन 21वें वीक, 22वें वीक, 23वें वीक जेस्टेशनल एज के उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए, उस कंडीशन को आपने क्या कहना है, उसको आपने कहना जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। लेकिन एक फीमेल है जिसको पहले भी ब्लड प्रेशर का और उसके बाद क्या है, आपने कहना है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे ही या फिर एक तरह का बिफोर 20 वीक्स जो है इसको ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो गया, तो आपने क्या कहना है, ये आपकी कौन सी फीमेल, क्रोनिक हाइपरटेंशन की फीमेल है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी फीमेल आती है जिसको जेस्टेशन हाइपरटेंशन हो या क्रोनिक हाइपरटेंशन हो, तो बच्चों आपने काम क्या करना होता है, पहले नंबर पे हमने ये कहना होता है कि हम एक तरह का ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट के लिहाज से आपने कहना है कि हम प्रॉपर मोनीटर करते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का हमने मोनीटर करना है कि ब्लड प्रेशर इसका क्या है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हमने क्या काम करना होता है, हमने वो मेडिसिन देनी होती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के अंदर दी जा सकती हैं। बच्चों कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर दी जा सकती हैं, अगला क्वेश्चन ये है। प्रेगनेंसी के अंदर जो मेडिसिन आप दे सकते हो बच्चों वो होती हैं, इनको रट्टा लगा लो, आपने कहना होता है कि अल्फा मिथाइल डोपा दी जा सकती है। कौन सी दी जा सकती है, अल्फा मिथाइल डोपा दी जा सकती है बच्चों। इसके बाद आपने कहना होता है कि लबीटालोल की टैबलेट दी जा सकती है। कौन सी दी जा सकती है, आपकी लबीटालोल की टैबलेट दी जा सकती है। इसके बाद आपने कहना है बच्चों नेफिडिपिन दी जा सकती है। इसके बाद आपने कहना क्लोनिडीन दी जा सकती है, ठीक है, नेफिडिपिन, क्लोनिडीन, ये आपकी मेडिसिन होती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। इन मेडिसिन के अलावा हम भी और मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई बंदा ये कहे कि हाँ जी जनाब क्या हम एक तरह का एस इनहिबिटर्स मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो आपने क्या कहना है कि हम यूज नहीं करते। उसका साइड इफेक्ट क्या है एस इनहिबिटर्स का, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज करते हैं तो वो आपका किसको डैमेज करती थी, वो आपने कहना होता है कि वो आपके बच्चे का जो किडनी होता है उसको डैमेज करती है, साथ यूट्राइन का अस्कीमिया करवाती होती है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल के डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, तो आपने कहना डायूरेटिक्स भी यूज नहीं करते क्योंकि डायूरेटिक्स मेडिसिन वो होती हैं जो कि आपका यूरिन की कंसंट्रेशन को ज्यादा करती है। बंदे को डायूरेटिक्स क्या मतलब है, डायूरेटिक्स वो मेडिसिन है जो आपको यूरिन ज्यादा लेके आती है। यूरिन इंक्रीज होता है बंदे का, जब यूरिन ज्यादा आता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि बंदे की जो फीमेल होगी उसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा बच्चों वो कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका यूट्रस का फिर स्कीमिया हो सकता है। ये आपने याद करना, क्योंकि ब्लड के अंदर वॉल्यूम ही कम है, ब्लड ही कम है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, एक तरह का यूट्राइन स्कीमिया हम देख सकते हैं। बस इतना सा इसके अंदर आपने देखना, बाकी और इसके अंदर किसी तरह की कोई रॉकेट साइंस के अंदर नहीं जाना। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बताया, शाबाश मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ है, वो बंदा पूछ सकता है।
अगर कभी भी एग्जामिनर बच्चों क्वेश्चन इस तरह पूछे कि जस्ट इमेजिन करें अ 25-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू, a 25-year-old female present to you with the complaint of high blood pressure, blood pressure उसका ज्यादा है बच्चों, and gestational age of patient is 25 weeks. व्हाट्स योर डायग्नोज? तो बच्चों आपने क्या कहना है, इसका डायग्नोज कैसे करना है? शाबाश। तो आपने कहना है कि ये आपका कौन सा होता है, ये आपका एक तरह का जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। कौन सी आपकी एक तरह की जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाती है बच्चों। उसके बाद अगर कभी भी आता है कि आपके पास एक फीमेल आती है, उसको जो पहले भी ब्लड प्रेशर का मसला रहा है, अब फिर उसको ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो गया है, और प्रेग्नेंट हुई है और प्रेगनेंसी के अंदर भी ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आपने क्या कहना है कि ये कौन सा होता है, एक तरह का क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है। क्या होता है? एक तरह का क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का आपने कहना है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन इसके अंदर होगी। दूसरी बात आप लोगों ने ये देखना है बच्चों, जैसा कि मैंने ये दोनों चीजें बताई, कि अभी इसके अंदर आपको मैं बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अब क्या इसके अंदर आपका क्रोनिक हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर किसी तरह का कोई प्रोटीन यूरिया होता था बच्चों? आपने कहना किसी तरह का कोई प्रोटीन यूरिया नहीं होता। आप इसको मैनेजमेंट कैसे करते होते हैं बच्चों? आपने ये कहना है कि हम इसको बेसिकली मैनेज इस तरह करते होते हैं कि हम इसके अंदर नेफिडिपिन दे सकते हैं, लेबिटालोल दे सकते हैं, हाइड्रेलाजीन भी दे सकते हैं, क्या एक तरह का। उसके बाद आपने कहना होता है कि अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हैं, क्लोनिडीन दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। हमारा जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि आपका मेन गोल क्या है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर, आपका जो मेन गोल है वो क्या है, तो आपने कहना है कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर जो हमारा मेन गोल होता है वो ये होता है कि हम फीमेल को प्री एक्लैम्प्सिया के अंदर तब्दील ना होने दें, कि ये जो फीमेल है वो एक तरह की प्री एक्लैम्प्सिया के अंदर ना जा सके। ठीक होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करने लगे हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि प्री इक्लैम्प्सिया क्या होता है। देखें बच्चों, प्री इक्लैम्प्सिया, तो देखें बच्चों, प्री इक्लैम्प्सिया के अंदर आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक तरह का कोई भी फीमेल आपके पास आती है जिसको जिस्टेशनल हाइपरटेंशन हो, नंबर वन आपने कहना है कि इस फीमेल को एक तरह का जिस्टेशनल हाइपरटेंशन है। दूसरे नंबर पे आपको ये कहा जाए कि इसके यूरिन के अंदर क्या आ रही है, प्रोटीन आ रही है, और प्रोटीन की जो रेशियो है प्रोटीन की वो क्या है, आपने कहना है कि 300 मिलीग्राम से ज्यादा आ रही है प्रोटीन। आपसे कहा जाए कि हाँ जी जनाब प्रोटीन यूरिया है, उसके बाद आपने कहना है कि 300 मिलीग्राम पर डे 24 आवर्स के अंदर इतनी आ रही है प्रोटीन। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये यहाँ तक भी अभी बात नहीं रुकी, इसके अंदर कुछ और भी हो। वो क्या बच्चों? आपने कहना है कि तीसरे नंबर पे एग्जामिनर ये कह दे कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, वो ये कहते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन हो रही है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर जब बच्चों पेन होती है तो इसका मतलब क्या है कि लीवर की इन्वॉल्वमेंट है, लीवर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए आपका। अगर इसका लीवर इन्वॉल्व हो जाए तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा, एल एफ टीज जो होंगे वो एक तरह के बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट्स जो होंगे वो एक तरह के बच्चों आपने कहना है कम हो जाएंगे। ठीक हो गया, लो प्लेटलेट हाई एल एफ टीज। उसके बाद आपने कहना है कि किडनी जो होगा इसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है बच्चों, आपने कहना है पल्मोनरी एडीमा हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि विजुअल सिम्टम्स आपके इसके अंदर आते हैं, मतलब कि जो बंदा होगा उसके अंदर क्या होगा, आंखों की इन्वॉल्वमेंट भी आती है। ये सारे का सारा आपने बताना है। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो, आपने कहना है कि हाँ जी जो फीमेल एग्जामिनर क्वेश्चन अगर इस तरह पूछे, आ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ द हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, उसके बाद एडीमा, फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पर पेन, उसके बाद वो कहे कि जिस्म के ऊपर स्वेलिंग हो रही है, ये सारी की सारी बातें करे। ठीक है बच्चों, तो आपने कहना होता है, और एल एफ टीज जो है उनका लेवल बढ़ा हो, तो आपने कहना है कि ये प्री इक्लेम्पसिया की पेशेंट हो सकती है। किसकी पेशेंट हो सकती है? प्री इक्लेम्पसिया की हो सकती है। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसकी क्या होती है, एक तरह का आपने कहना है कि आपने प्री एग्जाम्पिया की एक तरह की पेशेंट हम देते होते हैं। आगे बच्चों आप लोगों ने एक बात नेक्स्ट अपने जहन के अंदर रखनी है, वो क्या है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक सिंड्रोम भी देखते होते हैं, और उस सिंड्रोम को हम कहते होते हैं बच्चों एक तरह का हेलप सिंड्रोम। मतलब कि आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि अगर प्री क्लैम्प्सिया वाली जो है बंदी वो आपसे ठीक नहीं होती, या हमसे जो है वो सही नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो आपने कहना है कि प्री क्लैम्प्सिया वाली अगर कोई भी फीमेल जो है अगर हम उसको ठीक नहीं कर पाते तो वो जनाब आपकी एक और कॉम्प्लिकेशन के अंदर चली जा सकती है, जिसको हम कहते हैं हेलप सिंड्रोम। बच्चों हेलप सिंड्रोम होता क्या है, अब देखते हैं हेलप सिंड्रोम क्या है। यहाँ पे देखिए HELLP, हेलप सिंड्रोम क्या है।
देखिए बच्चों, अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि हैलप सिंड्रोम क्या है, तो आपने ये कहना होता है कि हैलप सिंड्रोम के अंदर हम क्या देखेंगे। पहले नंबर पे हम देखेंगे हीमोलाइसिस, क्या देखेंगे, एक तरह का हीमोलाइसिस देखेंगे। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने कहना है एच से हीमोलाइसिस। उसके बाद आपने कहना ई से क्या है, एलिवेटेड एलएफटी, क्या देखेंगे, एक तरह का एलिवेटेड एलएफटी। ठीक होगा, आपने ये कहना है। उसके बाद बच्चों आपने कहना एलपी का मतलब होता है लो प्लेटलेट्स, क्या होता है, एक तरह का लो प्लेटलेट्स। तो बच्चों अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आती है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो हिमोलाइसिस हो रही है, एलिवेटेड एलएफटी हो रही है, लीवर, और उसके बाद आपने प्लेटलेट्स का लेवल कम है, तो इसको आप क्या कहोगे, आप इसको कहोगे कि हैलप सिंड्रोम हो। और ये किस में देखते होते हैं, हमने ये कहना होता है कि हैलप सिंड्रोम हम देखते होते हैं आपका एक तरह का प्री इक्लेम्पसिया के अंदर हम देखते होते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कहा जाए, आपने क्या कहना है कि प्री इक्लेम्पसिया ये कब होती है, ये विद आपके दो इसकी सब टाइप्स होती हैं वैसे। कितनी इसकी सब टाइप्स होती हैं, दो। एक वो सब टाइप होती है जो कि सिवियरिटी के साथ आती है, एक वो सब टाइप होती है जो कि विदाउट सिवियर होती है, प्री इक्लेम्पसिया। अब विद सिवियर टाइप कौन सी होगी, अब आपको पता है कि अगर कोई फीमेल अगर आपके पास ऐसी आती है जैसा कि उस ब्लड प्रेशर उसका जो है वो एक तरह का आपका 160/100 से ज्यादा है, आप ये देखते हो नंबर वन। नंबर टू, आप उसके अंदर ये देखते हो कि उसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो आपका एक तरह के आपके कम है, आपने ये देखा। नंबर थ्री, आप ये देखते हो कि उसके अंदर आपका जो एक तरह का आपने कहना है कि लीवर एलिवेटेड लीवर फंक्शन जो एलएफटी जो है लीवर फंक्शन टेस्ट है वो एक तरह का इनके जो इंजाइम है वो आपके बड़े हुए हैं, वो डीअरेंज्ड है। नंबर थ्री, आप ये देखते हो कि इस फीमेल के अंदर क्या है, प्रोटीन है यूरिया है, क्या देखते हैं, एक तरह का प्रोटीन यूरिया है। ठीक है बच्चों। नंबर फोर, आप ये देखते हो कि इस फीमेल के अंदर क्या है, उसके बाद आपने कहना पल्मोनरी एडीमा है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ विजुअल डिस्टर्बेंस है, क्या एक तरह की विजुअल डिस्टर्बेंस है, तो ये क्या है, तो आपने कहना है कि ये आपकी विद सवियर है। ये कौन सी आपकी एक तरह की, ये वो कंडीशन है जब फीमेल के अंदर क्या हम देखते हैं, एक तरह का सिवेरिटी देखते होते हैं, तो ये आपने तब कहना है कि ये विद सिवेरिटी है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है, एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई कि सर जी ये क्या बातें चल रही हैं, तो अभी आप पूछ लें, वरना हम एक बार एक तरह का इधर भी आते हैं और यहाँ पे भी आप लोगों को मैं सारे का सारा बताता हूँ कि ये क्या है। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बच्चों के एक तरह का जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया, मतलब इसमें कोई प्रोटीन यूरिया प्रॉपर नहीं होती। ये कब होती है आपको मैंने बताया, बिफोर आफ्टर 20 वीक्स होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि प्री इक्लेम्पसिया से बचाना होता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या प्रेजेंट बिफोर कंसेप्शन, या तो ये डिलीवरी से प्रेगनेंसी से पहले किसका होगा, या फिर एक तरह का 20 वीक से पहले का होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना उसके बाद आपने कहना है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो जनाब आपके प्री क्लैम्सिया के अंदर भी जा सकते हैं, बस इतनी सी बात है। काम क्या है, बीपी को मॉनिटर करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है, कौन सी, अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हैं, लेविटालोल दे सकते हैं, नेफिडिपिन दे सकते हैं, हाइड्रेलाजिन दे सकते हैं, ये भी लिख लो। ठीक है। कौन सी नहीं देनी, एस इनहिबिटर्स क्यों नहीं देते, क्योंकि किडनी को डैमेज करती है, यूट्राइन इस्कीमिया करवाती है। डायूरेटिक्स क्यों नहीं देनी, diuretics can aggravate low plasma volume to the point of the uterine ischemia, तो ये आपको पता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है। अब देखें आगे, हमने देखना क्या आगे, क्या आगे आपको पता चला कि आपका एक तरह का प्री क्लैम्पसिया क्या है बच्चों। तो प्री क्लैम्पसिया के अंदर आपने कहना होता है कि प्री क्लैम्पसिया वो कंडीशन होती है जब किसी फीमेल के अंदर सिर्फ ब्लड प्रेशर का मसला है, साथ उसके अंदर प्रोटीन यूरिया है, ठीक है, या उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एक तरह का प्री क्लैम्पसिया कहते होते हैं। तो यहाँ पे क्या, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन 140 से ज्यादा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा, प्रोटीन यूरिया कितना 300 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक हो गया। 20 वीक से अगर ज्यादा होगा तो इसको आप क्या कहोगे, प्री क्लैम्पसिया कहोगे। और ये क्या है, आपने कहना क्लैम्पसिया इसके अंदर तब्दील होता है, लेकिन सबर करो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपको मैं बताऊंगा हेलप सिंड्रोम क्या है। हेलप सिंड्रोम के अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, हीमोलाइसिस होती है, एलिवेटेड एलएफटी होते हैं, लो प्लेटलेट्स होते हैं बच्चों, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों प्री कैम्पिया से एक और ट्राई होता है, वो क्या, हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होता है और एडीमा होता है। तो बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो फीमेल होगी इसके अंदर हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, एडीमा होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन होगी, एलएफटी ज्यादा होंगे, प्लेटलेट्स कम होंगे। उसके बाद आपने ये सारी की सारी चीजें देखनी होती हैं। इसके बाद बच्चों हम कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखें आपने, अब वेरिएंट ऑफ द प्री विद पुअर प्रोग्नोसिस consists of the hemolytic anemia, liver elevated liver enzyme, low platelets। ठीक हो गया। The etiology is unknown but clinical manifestation are explained by the vasospasm। इसके अंदर बच्चों कोई भी आपकी प्रॉपर इटियोलॉजी नहीं होती, तो लेकिन आपने कहना है कि एक आपका कहा जाता है कि क्या हो सकते हैं चांसेस, आपने कहना है कि वेजोस्पाज्म जो होते हैं वो जनाब आपका एक तरह का करती है। जब इसके अंदर वेजोस्पाज्म होगा तो फिर आपको पता है कि ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं, तो ब्लड प्रेशर जो होता है एक तरह का बढ़ सकता है। तो ये आपने याद करना। बाकी ये रिस्क फैक्टर्स और आगे की बातें अभी हम डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई
कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ ले। मैंने कहा कि आपकी प्री क्लैम्सिया की कितनी टाइप्स होती हैं? दो होती हैं। एक कौन सी होती है? माइल्ड, और एक कौन सी होती है? सीवियर। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। मैंने ये कहा कि माइल्ड प्री क्लैम्सिया क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आप देखोगे, ब्लड प्रेशर ज्यादा देखोगे और साथ प्रोटीन यूरिया देख लोगे, ठीक है। लेकिन जो सीवियर होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके हेल्प सिंड्रोम के फीचर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल ऐसी है जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो 160 से ज्यादा है, प्रोटीन यूरिया उसके अंदर है, हिमोलाइसिस उसके अंदर हो रही है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम है, लो प्लेटलेट्स हैं, पल्मोनरी एडीमा है या वैसे एडीमा है, ठीक हो गया। उसके बाद ब्लड डिवीजन है, उसके बाद यानी कि ये सारा, और हेडिक सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से हम कहते हैं हेडिक और स्मॉलनेस है। तो ये क्या, ये सीवियर प्री इक्लेम्सिया है। मेरे ख्याल में अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो यहाँ पे पढ़ लें। माइल्ड प्री इक्लेम्सिया यूजुअली असिम्प्टोमेटिक है, बीपी जो होता है वो 140 90 तक होता है। तो अगर आप 6 घंटे बाद भी चेक करो, प्रोटीन यूरिया हम देखते होते हैं यहाँ तक, बस इतना, ठीक है। ये आपका माइल्ड प्री इक्लेम्सिया। सीवियर प्री इक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, तकरीबन 160 तक बीपी होता है। उसके बाद रेनल प्रोटीन यूरिया हम देखते होते हैं मोर देन 5 ग्राम आप देखते होते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना सेरिब्रल जो होता है वो चेंजेस देखते हैं, किडनी इसके अंदर उठ जाता है, जैसा कि मैंने कहा था। सर राइट हाइपोकाइनल पेन क्यों होती है? बच्चे की लीवर आपको कहाँ पाया जाता है आयशा? ठीक है। उसके बाद विजुअल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से हम ब्लड विजन उसके आप कहते होते हो। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स क्लोनस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है, हिमोलाइसिस होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, हेलेप सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्या था आपका, एक तरह का आपने क्या कहना होता है कि आपका प्री इक्लेम्सिया था। यहाँ तक अब आपको नहीं समझ आई तो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। शाबाश एनीवन जी। सर ऑल द पेशेंट बिफोर 20 वीक्स प्रेजेंट करे और हिस्ट्री भी ना हो हाइपरटेंशन की, फिर भी क्रॉनिक में कंसीडर करेगा? ऑल द पेशेंट जी, अगर हिस्ट्री भी नहीं है तो बिफोर 20 वीक्स भी होगा तो फिर आपने कहना है, ठीक है। इसकी इसके चीजें ही दो हैं, या तो 20 वीक से पहले है, ठीक है, मोस्टली। और उससे बेहतर ये बन जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है और आपका 15-16 वीक के अंदर भी उसको ब्लड प्रेशर का मसला बनना शुरू हो गया, तो आपने ये कहना ठीक हो गया। आगे आ जाओ जी। आगे बच्चों, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फीमेल आपके पास आती है जिसके अंदर सीवियर प्री इक्लेम्सिया, आप कैसे कह सकते हो आप, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो गायनी के अंदर, जो अभी हॉस्पिटल के अंदर गायनी की वार्ड में रोटेशन किसने की है या कौन कौन कर रही हैं, ठीक हो गया। जो एज अ हाउस ऑफिसर आप अपने हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हैं ना, आप में से कोई 5-6 बच्चियां बच्चे हैं जो कि एज अ हॉस्पिटल के अंदर जिन्होंने हाउस जॉब कर रहे हैं या कर की है उन्होंने, आप जब उनसे बात करते हो तो आपको लग पता जाता है कि तकरीबन डेली बेसिस के प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया के पेशेंट्स आते हैं और उनकी डेथ होती है, ठीक हो गया। बहुत सारी ऐसी होती हैं फीमेल, आपने सुना होगा ये बिल्कुल ठीक थी, इसको किसी तरह का कोई मसला नहीं था, हमारे साथ इसने खाना खाया, अब इस तरह हुआ कि ये जनाब इसका एकदम कहते ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इसको इमरजेंसी के अंदर लेके गए। उन्होंने कहा कि माँ और बच्चा दोनों खतरे में है, ठीक है, और उसके बाद इसकी डेथ होगी बेचारी की। तो वो जो ऐसी जो आप कहानियां सुनते हो वो किस में होता है, वो प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया के केसेस के अंदर देखने को मिलता होता है। तो इसको आपने लाजमी देखना है, ये कोई एक नॉर्मल से मसला नहीं होता है, ठीक हो गया बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखें आगे क्या है। आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी प्री क्लैम्सिया के फीमेल आएगी उसके अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी बच्चों, जो कि उसके बाद प्रोटीन यूरिया होगा बच्चों। उसके बाद आपने क्या कहना है कि उसको सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट होती है। सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, हेडिक होना, ब्लड विजन होना, उसके बाद हाइपर रिफ्लेक्सी होना, रिफ्लेक्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और एपिगैस्ट्रिक पेन और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक जनरल पेन, ये आपने कहना होता है। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो बच्चों, जब आप रिस्क फैक्टर्स की बात करते हो कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, मोस्टली हम ये रिस्क फैक्टर्स देखते होते हैं कि अगर किसी भी फीमेल को पहले ही ब्लड प्रेशर का मसला है, मतलब अगर कोई फीमेल क्रोनिक हाइपरटेंशन की पेशेंट है, ठीक है, उनके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है अगर किसी फीमेल को एक तरह का किडनी की डिजीज है, रेनल डिजीज है, उनके अंदर ज्यादा हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ये बात करनी होती है किसी फीमेल को शुगर का मसला, डायबिटीज मेलाइटिस का मसला उनके अंदर हो सकता है। चौथे नंबर पे आपने कहना न्यूली पैरिटी। न्यूली पैरिटी का मतलब ये होता है कि जिसका पहला बेबी है, ठीक है, अभी मतलब पहले बेबी नहीं हुए थे, अब पहला बेबी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना अगर किसी पहले भी प्री इक्लेम्सिया की हिस्ट्री है तो इनके अंदर भी चांसेस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी बाज औकात ये होता है कि उनको ये कहा जाता है कि अभी तो इसने बचा लिया है, ठीक हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह कोशिश करनी है कि ये प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो इसकी जान जा सकती है, ठीक हो गया। बाज औकात जो होते हैं हमारे पास कपल्स ऐसे आते हैं जो कि जिनके पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेबी होते हैं और उनको जनाब
ऊपर से जनाब वो और बेबी कर रहे होते हैं, और उनको ये मसला अगर किसी फीमेल को बन जाता है तो उनको रोकने का या एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव या उनको समझाने का हम ये तरीका करते हैं कि अगर आप ये काम करोगे ना, कि अगर आपकी जो वाइफ है वो दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो ये समझ लो कि इसकी डेथ हो सकती है। तो इसको आपने ईजी नहीं लेना इस बीमारी को, क्योंकि ये बीमारी इसके अंदर परसिस्टेंट कर रही है, तो इस वजह से इसकी डेथ हो सकती है। तो बेहतर ये है कि ऑलरेडी आपके पास औलाद अल्लाह ने दे दी है, ठीक है, तो आप बेबी पे बेबी किए जा रहे हो, तो इसका भी क्या हिसाब है। तो इसके बाद वो कहता है कि अल्लाह ने बरकत डालनी है इसके साथ, जो भी हिसाब उसका होगा है, तो आपने उसको बताना है, समझाना है कि इसकी आपकी जो वाइफ है उसकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मसला हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो देखें रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्या, न्यूली पैरिटी, तो आपने कहना न्यूली पैरिटी होती है, अफ्रीकन अमेरिकन छाड़ दो, साढ़ा इतना चलता है कोई नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम एज आपने कहना है कि या तो वो 20 से कम होगी या 35 से कम होगी। मल्टीपल जिस्टेशन से मतलब क्या, 2 से 3 बच्चे उसके पेट के अंदर होंगे, वो हो सकता है। मोलर प्रेगनेंसी बच्चों, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्या होता है। रेनल डिजीज आपको बताया।